नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश भर में सियासत का दौर जारी है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं, तो वहीं जमीन के बदले नौकरी देने को लेकर के लालू प्रसाद यादव पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा इनडायरेक्टली। तो वहीं बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष में फूट पड़ती नजर आ रही है। 23 जून को विपक्षी दलों की महाबैठक है, लेकिन उससे पहले ही इस विपक्षी दल में सेंध नजर आ रहा है। एकता में दरार दिखाई पड़ रही है। नीतीश सरकार के मंत्री संतोष मांझी के इस्तीफे से बिहार में सियासत गर्मा गई। मांझी के नीतीश सरकार से किनारा करने को लेकर सवाल उठ रहा है। अब मांझी किसकी नैया में सवार होंगे, किसकी नैया को पार लगाएंगे? पिछले महीने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अमित शाह के साथ दिल्ली में मुलाकात की थी। उसे देखते हुए कयास ये लगाए जा रहे थे कि मांझी को अब बीजेपी सहारा दे सकती है, लेकिन नीतीश सरकार का कहना है कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि ये महागठबंधन टूट के कगार पर आ गई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है, जैसा कि विपक्ष ये कह रहा है कि इस सेंधमारी के पीछे बीजेपी का हाथ है। लगातार बीजेपी इस कोशिश में है कि एनडीए बिहार में मजबूत की स्थिति में आ जाए, पार्टी जो है वो मजबूत पकड़ ले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है। 2024 में रोजगार और भ्रष्टाचार के बल पर चुनावी बिसात क्या बिछाई जा रही है? क्या चुनाव से पहले महागठबंधन में सेंध लग रहा है? आखिर 24 को लेकर विपक्ष का गेम प्लान क्या है? इन सभी सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए जो हमने इस पूरे विषय पर डिटेल करके निकाला है आपके लिए, ताकि आप समझ सकें कि क्या कुछ चल रहा है बिहार और केंद्र सरकार की राजनीति। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। साल 2024 के चुनावों की तैयारी को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। वार पलटवार के लिए हमले के मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं। विरोधियों को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है और ऐसे माहौल में रोजगार जैसे मुद्दों पर माहौल बन रहा है। विपक्ष रोजगार को लेकर सवाल कर रहा है तो सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार पर हमला कर पलटवार कर रहा है। यही वजह है जब केंद्र सरकार की ओर से 8 महीनों में 6वीं बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर तीखा हमला हुआ। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले का जिक्र किया और बिना नाम लिए लालू यादव पर हमला बोल दिया। नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। रेट कार्ड बताया गया है और रेट कार्ड भी कैसा है? छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। एक तरफ पीएम मोदी भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष महागठबंधन की तैयारी कर रहा है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए 23 जून को नीतीश कुमार ने पटना में बैठक बुलाई है, जिसमें 2024 में बीजेपी को हराने के लिए गेम प्लान तैयार किया जाना है। लेकिन उससे पहले ही महागठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई है। नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है और अपनी पार्टी को अलग कर लिया है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि संतोष मांझी का इस्तीफा दर्शाता है कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है। मिल करके नीतीश कुमार को कहा ऐसी ऐसी बात है, आप इसको जरा देखिए, नहीं तो फिर हम लोगों के सामने दिक्कत होगी। उन्होंने नहीं माना और कह दिया सीधे कि भाई आप पार्टी में आ जाओ और नहीं तो बाहर चले जाओ। तो फिर हम कोर कमेटी की बैठक बुलाया। कोर कमेटी की बैठक में सारे लोगों ने कहा कि नहीं, एकदम हम लोगों को बाहर जाना ही उचित है। तब फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उन पे, उस पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया
और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं 23 तारीख को, विपक्षी दल को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ खुद जो उनके साथ एक मजबूत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी उनके साथ जुड़ी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, उसने साथ छोड़ दिया। तो बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। हालांकि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का कहना है कि उन्होंने महागठबंधन नहीं छोड़ा है। जीतन राम के बेटे सेफ गेम खेल रहे हैं, लेकिन पिछले महीने दिल्ली में अमित शाह से जीतन राम मांझी का मिलना अब इस बात के संकेत जरूर दे रहा है कि जीतन मांझी अब बीजेपी की नैया में सवार हो सकते हैं। देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया, दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है, आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। हम तो आखिरी कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में गेंद कर दिए। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग के लिए हम तैयार हैं। साल 2024 से पहले कई राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं, जिसको लेकर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रहा है। लेकिन विपक्ष की आपसी फूट किसी से छुपी नहीं है। इतने सारे दलों में सामंजस्य बिठा पाना नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सारिका पासवान, प्रवक्ता राजद की, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। अतनेश मिश्रा, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत आपका। खेमचंद जी, स्वागत आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मौजूद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले सवाल खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ। खेमचंद शर्मा जी, प्रीति जी, बीजेपी की सेंध इस बार महागठबंधन पे आरोप लग रहे हैं आप सभी पे कि बार बार ऑपरेशन लोटस, जहां भी आपको लगता है विपक्ष मजबूत है वहां बीजेपी डर जाती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है और उसके बाद फुटेजेस बाद में आते हैं कि ये देखिए अमित शाह से मिल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देखिए हम पार्टी की तरफ से जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे ने अपना जो इस्तीफा दिया है पार्टी से, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पार्टी वापस बुलाएगी, तो जो भी है, लेकिन इन सब के बीच आरोप बहुत भयानक लगे। वो ये लगे कि बीजेपी ने सेंध हमारी की है। जो महागठबंधन एक तैयार हो रहा था 2024 के लिए, विपक्ष को, बीजेपी को साधने के लिए, विपक्ष की एकजुटता के तौर पर धीरे धीरे करके उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रीति जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बिहार में मैंडेट मिला था, जनता ने सरकार बनाने के लिए चुना था, लेकिन जेडीयू ने उसको बीच में ही तोड़ के, क्योंकि उनको अपना रास्ता अलग तय करना था, एक अपनी उनकी राजनीति है, उनको पीएम बनने का सपना देखना है, इसलिए उन्होंने एक थोड़ा तेज बोलिएगा खेमचंद जी। अभी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल, थोड़ा तेज आवाज बढ़ाइए खेमचंद जी की। मेरा कहने का मतलब है, बिहार का जो मैंडेट था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, एनडीए के था, लेकिन बीच में जेडीयू ने धोखा दिया और उन्हें आरएलडी के साथ सरकार बनाई, एक बेमेल गठबंधन बना। उसमें ऐसे लोग थे जो एक दूसरे के खिलाफ लगातार बोलते आए, एक दूसरे की आइडियोलॉजी के खिलाफ वो काम करते आए, लेकिन इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार बनाई। और सरकार में फिर से वहाँ पे जंगल राज व्याप्त हो गया। हर जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से वहाँ पे काम हो रहा है। पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर से वहाँ पे लोगों को उठाया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। फिर से जिस तरीके से लालू के राज में वहाँ पे अफरा तफरी होती थी, वैसी अफरा तफरी अब है। और जेडीयू, हम जो छोटी छोटी पार्टी उनसे कहते हैं कि आप हमें शामिल कर जाओ, क्योंकि उनको लगता है इस तरीके से गठबंधन रहेगा तो कल को वो अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने दबाव बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारे कार्यकर्ता जमीन तक जा रहे हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजनाएं नीचे तक पहुंच रही हैं। उसका असर है कि लोग और जो पार्टियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः जुड़ना चाहती हैं। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ, क्योंकि 2024 का चुनाव है, भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्षी पार्टियों को साध रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी पैठगढ़ बनाने के लिए एनडीए लगातार सेंधमारी भी कर रही है, ये कहा जा रहा है। कैसे निपटेंगे? देखिए प्रीति जी, अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री उनको नहीं कहूंगा क्योंकि देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने एक रेड कार्ड बताया अपनी कल की एक रैली में, लेकिन वो भाई साहब भूल गए
इस युग के महामानव हैं, युग पुरुष हैं, अब उनको क्या कहा जाए। उनके जैसा तो लगता है कि इस कलयुग में दोबारा कोई भारत में पैदा ही नहीं होगा। लेकिन वो भूल गए कि एक लिस्ट में लेके आया हूं, पीसीआर से कहूंगा इसको जरा जूम करके दिखाइएगा। इनकी कर्नाटका में 40% की जो रेट लिस्ट थी भैया, उससे किसको पैसा पहुंचता था। यूपीएसआई में 15 लाख रुपए की रेट लिस्ट थी, उसको किसको पैसा पहुंचता था। यूपी बीडीओ की 15 लाख की लिस्ट थी, उसको किसको पैसा पहुंचता था। यूपी टेट पे 2 लाख की लिस्ट थी, उसमें पैसा किसको पहुंचता था। यूपी पेट का पैसा किसको पहुंचता था। और सबसे बड़ी बात प्रीति जी, पहलवानों की इज्जत का रेट क्या लगाया इन्होंने। बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों का क्या रेट कार्ड लगाया इन्होंने। मणिपुर में हो रही हिंसा पे क्या रेट कार्ड लगाया इन्होंने। मध्य प्रदेश में सरकारी फाइलें जलाने का क्या रेट लगाया इन्होंने। अरे तो प्रधानमंत्री जी, ये रेट और बताना बंद करिए, क्योंकि अगर आप रेट बताने पे आएंगे ना तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा रेट की प्रणाली चल रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पारदर्शिता, सुरक्षा ये बीजेपी ने जनता को दिया है। पारदर्शिता में बीजेपी ने देश को आगे किया है, और ऐसे में भाई भतीजावाद की रणनीति से हटकर बीजेपी ने विकास की रणनीति की है। लेकिन रेट कार्ड की राजनीति बिहार से चलकर सीधा सीधा कहा। अरे प्रीति जी, बात बताइए, पंकज सिंह किसके बेटे हैं। एक वो बीसीसीआई के सचिव कौन है भैया, कोई उनका नाम बता दो। नाम उनका भूल गया, वो अमित शाह के बेटे, क्या नाम है उनका। आपको याद हो तो बता दीजिए। आपको याद होगा, बोलिए। ऐसे लोगों का नाम नहीं याद रखता, नकारे लोगों के नाम याद बताइए। आपको बाप गृह मंत्री है तो बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, नाम तो याद ही होगा। जैसा नाम। और दूसरी बात तो सुन लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय कौन है। उसके बाद गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे कौन है। ये सारे लोग, ऐसे मैं आपको 500 नाम गिना सकता हूँ। हमारे यहाँ एक सांसद जी हैं वहाँ पूर्वांचल के, उनका बेटा विधायक है, उनका भतीजा बड़ा प्रमुख है, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष। हवा में बोलने से कुछ नहीं होता। अरे मैडम नाम बता चल रहा है। अरे चल रहा है। किसके बेटे। जमीन के बदले नौकरी का नहीं, जमीन के बदले नौकरी की राजनीति नहीं हो रही बिहार में। जमीन के बदले नौकरी वाले केस में क्या केस नहीं चल रहा है, उस पूरे मामले में कोर्ट क्या तलब नहीं कर रही है। अच्छा चलिए, आप जवाब सुन लीजिए। पहली बार जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी तो उनके सरकार में एक मंत्री थे मोती सिंह। दीदी सुन तो लीजिए, एक मंत्री थे मोती सिंह। सबसे पहले रमेश जी सुनिए, अपना नेशनल, एक सेकेंड, नेशनल डिबेट में बैठे हैं और ये प्रीति चौहान का न्यूज इंडिया का, ठीक है, सवाल इंडिया का है। और ऐसे में आप दीदी, माता, बहन यहाँ किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि हर कोई अपने प्रतिष्ठा के साथ, अपने नाम के साथ, अपने डेजिग्नेशन के साथ यहाँ इस टीवी चैनल पर बैठा है और अपनी बातों को रख रहा है। आपको मैं मौका दे रही हूँ और आपको मैं बोलने का मौका दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी टारगेट करेंगे। ये आप गांठ बांध लीजिए। रत्नेश मिश्रा जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस की बातों को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है। आपका नाम लेके आपको बुलाऊंगा। देखिए सॉरी, देखिए मैं अयोध्या में जन्मा हूँ, हमारे यहाँ महिलाओं को बहन की तरह, माता की तरह सम्मान देना सिखाया जाता है। में कहा है भैया, जिस टोन में आपने कहा है वो मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से। हमारा पाला रोज ऐसे पड़ता है रास्तों में। सारिका जी हमारे साथ आरजेडी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ साध रहे निशाना कि रेट कार्ड तय किया गया, हम विकास और पारदर्शिता की राजनीति करते हैं, क्योंकि महागठबंधन की जो राजनीति है बिहार से चलकर 2024 के टारगेट को आगे बढ़ाने की रणनीति थी। लेकिन अब सेंध हमारी भी हो गई है। जितेंद्र राम मांझी के जो बेटे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दो तरफा जो है वो घेराव की अभी घेर रही है बीजेपी महागठबंधन को। इसको लेकर के पार्टी अभी आरजेडी हो या फिर जदयू हो, क्या सोचती हो और कैसे देखती है, ये बताइए। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो रेट कार्ड की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बात ये भी कह रही है साथ साथ कि वो अपने विकास की बात और अपने कार्यों की बात, तो लगभग आज 14 तारीख है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस एक साल के दौरान वो लगभग जो लगातार मुझे लगता 5 या 6 रोजगार मेले उन्होंने लगा दिए। और कल के जो आंकड़े हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 लाख नौकरियां वो देंगे, जिसमें कल उन्होंने सरकारी डेटा पे उन्होंने दिया है कि 70,000 नौकरियां उन्होंने रोजगार मेले के तहत जनता को उपलब्ध कराई हैं। उस सरकारी आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिखाए गए आंकड़े हैं। जबकि जमीनी बात तो ये है
कि वो नौकरियों का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल ही झूठा है, क्योंकि उसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई उसकी सत्यता की जांच नहीं हो पाई है, तो इसलिए वो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो उन्होंने देश को कहा था कि हर वर्ष 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन 1 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। बिहार में जब चुनाव था तो इनकी वित्त मंत्री जो है वो बिहार में आके इन्होंने कहा था कि 19 लाख नौकरियां देंगे। उन 19 लाख नौकरियों की बात बताएं। अरे रेट तय करने का बात जो आप कर रहे हैं जनाब, रेट की तो स्थिति ये है कि देश को आपने बेच दिया। उन विषयों पे बात करे भारतीय जनता पार्टी, क्यों मुंह छुपाए फिरती फिर रही है। माना कि 2024 की डगर है, बहुत कठिन है भारतीय जनता पार्टी की, और उस सत्ता पे जहां वो बैठे हैं दोबारा बैठना उनको नसीब नहीं होगा, ये भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब वो सेंधमारी के तौर पे इस तरीके से जो कहते हैं छोटे छोटे लोगों नेताओं को अपने खेमे में वो शामिल कर रहे हैं, जिन लोगों को कि मंदिरों से निकलने के बाद मंदिर भी यही लोगों ने धुलवाया, उन्हीं लोगों को अपने खेमे में शामिल कर रहे हैं। ये सेंधमारी आपको मुबारक हो। कल भी हमारा नहीं, लेकिन ठीक है मैडम, संतोष सुमन ने रिजाइन किया। संतोष सुमन ने रिजाइन किया। उनका कहना है पार्टी के विलय की बात की जा रही थी और इस पर सहमति नहीं हो पा रही थी, इसीलिए पार्टी छोड़ा है उन्होंने। वो कह रहे थे, जदयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि पार्टी में विलय कर लीजिए, मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने छोड़ दिया, हमने माना नहीं। बाद में आता है कि अमित शाह से जीतन राम मांझी मिल चुके हैं। देखिए प्रीति जी, ये बयान विशुद्ध रूप से संतोष मांझी जी के द्वारा किया गया है। ना तो जनता दल यूनाइटेड से किसी ने ये बात कही है, ना ही महागठबंधन के द्वारा से इस तरह की किसी बात की पुष्टि हो पाई है। अगर पार्टी छोड़ने वाले व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है तो देखिए ये साफ दिखाई देता है कि वो अपने हिसाब से चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए, या कहते हैं ना जस्टिफाइंग कोई आंसर होना चाहिए ताकि लोगों को बता सके कि इन कारणों से मुझे पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। मुबारक हो, कोई इसकी दुख की बात नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक पार्टी जो है, उसको स्वतंत्रता है, उसकी जहां मर्जी जाया कर सकता है। लेकिन ये बात जरूर है प्रीति जी, इसकी कोई अन्य और मतलब हम के अलावा मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ऐसी कोई बात थी कि पार्टी की विलय करने की बात थी। अगर विलय करने की बात अगर 2 सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं कि ऐसी कोई बात थी, तो ये तो हम की अपनी स्वतंत्रता थी कि उन्हें विलय करना भी है। क्या उन्होंने सही कहा, आपने स्वतंत्रता थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आगे बढ़ेंगे, संजय राणा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। अब आपसे जो सवाल है वो ये कि 2024 के परिदृश्य को देखिए और साथ ही जो ऑपोजिशन है उसकी रणनीति को देखिए। महागठबंधन जो लगातार कोशिश कर रहा था कि एक गठबंधन बना करके तमाम विपक्षी पार्टियों का 2024 में प्रधानमंत्री बीजेपी का घेराव करे, लेकिन अब जिस तरीके से एनडीए अपनी साख को मजबूत करने पे, मुझे लगता है कर्नाटका हारने के बाद अब बीजेपी बहुत ही अग्रेसिवली अपनी पार्टी के लिए फोकस्ड होकर काम कर रही है। चाहे वो जैसा कि मैंने कहा कि हम यानी कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, जैसे ही उन्होंने महागठबंधन से हाथ पीछे खींचा, लोगों का सीधा इशारा आ रहा है कि शायद ये सेंधमारी है और बीजेपी ने ये सेंधमारी की है। उसके बाद प्रधानमंत्री का सीधे सीधे आड़े हाथों लेना तमाम विपक्षी पार्टियों का, कि आपने देखा कैसे जमीन के बदले नौकरी और एक रेट लिस्ट तय किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने आकर के पारदर्शिता और विकास की राजनीति की है देश को दी। क्या कहेंगे? गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है कि कुछ बेरोजगार हो चुके नेता भानुमति का कुनबा बनाने चले थे, अपना कुनबा तो संभला नहीं। देखिए जहां तक आप बात करती है विपक्षी एकता का, तो उसमें तो पता नहीं कौन सी एकता मुझे आज तक दिखी नहीं, और उस एकता से क्या फर्क पड़ेगा ये भी मुझे समझ नहीं आता। आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने सही कहा रेट कार्ड वाला। एक इनके पिताजी थे जिनकी प्रवक्ता हमारे टीवी चैनल पर बैठी हुई है, वो एक मुर्गी को 40,000 रुपए का दाना खिलाते थे साल में, महीने में, और एक उनके पुत्र हैं जो 4 लाख में 150 करोड़ का बंगला ले लेते हैं। तो ये ऐसे कुनबे से आते हैं जिनको खुद नहीं पता है कि कहां से क्या होता है। इन कुनबे के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है माननीय तेजस्वी जी, बोले तो 10 लाख लोगों को हम रोजगार दे देंगे। भैया को तो यही समस्या ना, कक्षा 10 पास नहीं है। 10 लाख जॉब देने के लिए आपके पास जो बजट है कितने का होना चाहिए? बिहार का बजट है 2,62,000 करोड़ रुपीज, जिसमें से 78,000 करोड़ रुपीज जो होता है पेंशन, सैलरी और अदर एक्सपेंडिचर में जाता है। ये बताइए अगर आप सिर्फ डबल भी कर देती हैं तो आपके पास इतने एक्सपेंसेस करने के लिए पैसे हैं, लेकिन आए और बोल दिए। इसी तरह मुख्यमंत्री ने भी वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम का हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल प्रदेश में सैलरी देने के लिए उनकी सरकार के पास पैसे नहीं है। तो बिना गणित के अगर कुछ काम किया जाएगा
तो ऐसा ही होता है। एक हमारी मित्र अभी बोल रही थी कि भाई जॉब की बात, मैं इनको जॉब बता देता हूं किस साल में कितना दिया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में 1.49 करोड़ जॉब, 2019 में 1.51 करोड़ जॉब, 2020-21 में 1.15 करोड़ जॉब। तो मैडम जरा थोड़ा सा ना आंकड़े लेके आए करिए। हमें मालूम अब तेजस्वी जी की पार्टी से महान ठगबंधन की पार्टी है, लेकिन आंकड़ों के मामले में जरा जिस आदमी के साथ बैठे वो आंकड़े खेल लेते हैं। ये बता दीजिए, अभी तक एक साल पहले माननीय ने बोला था 10 लाख जॉब जैसे ही मैं पहली कैबिनेट होगी दे दूंगा। ये बताइए एक साल होने को आया, आपने क्या किया? अभी आपने कुछ किया? नहीं किया। देखिए ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। हमें नहीं समझ में आता है जो बेरोजगार हो चुके नेता है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, ये भैया कौन सा गठबंधन बना रहे हैं, इस गठबंधन से किसका फायदा होगा मुझे समझ नहीं आता। प्रीति, ये तो गणित हमें आज तक समझ में आई। उसके बाद फिर सारिका जी, रत्नेश। प्रीति जी, संजय राणा जी ने बहुत कागज बताया 1.49, 1.51। अरे भैया जरा विभाग और मंत्रालय बता देते और उन प्रदेश की सरकारें बता देते जहां पे रोजगार आया। इनके पास डेटा वोटा कुछ है नहीं, झूठ मूठ का डेटा बता देंगे। और अगर इतने बड़े डेटा बाज हैं तो विभाग और मंत्रालय बताएं। यहाँ पे प्रीति जी, विभाग और मंत्रालय बताइए, इनके पास कौन सा विभाग में किस समय कौन सा नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी, अरे भैया विभाग और मंत्रालय बता दो। मैं विभाग और विभाग बता रहे हैं, ये बिहार के नेता बनने के लिए। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। बिहार में अब देखो, देखो गलती ना करो। अगर आपने बोल लिया तो आंकड़े दे रहा हूँ। बिहार में क्यों? अरे जरा सुन लो। अरे शांत हो जाओ राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी शांत हो जाओ। मालूम है राहुल गांधी को भी सपना था 20,000 करोड़ रुपए का, आपको भी है। बेरोजगार हो चुके नेता के, बेरोजगार हो चुके पार्टी के वर्कर है। बेरोजगारी बढ़ गई, मुझे मालूम है। राहुल गांधी कांग्रेस में बेरोजगारी बढ़ गई है, जेडीयू में बेरोजगारी बढ़ गई है, आरजेडी में बेरोजगारी बढ़ गई है। आपने बेरोजगारी बता रहा हूँ, बताओ। अरे प्रभु, सुन लो। देखिए कुछ चीजें पता नहीं रत्नेश जी को। देखिए ऐसा है कि विभाग और मंत्रालय बता रहे समस्या क्या है ना, समस्या क्या है? सुन लेते, बोलिए। कोई भी हिडन बाग का रिपोर्ट आता है ऐसे ही लगते उछलने। अरे भैया आपने विभाग अभी जैक का रिपोर्ट आया, लगते आपके पास जवाब ना हो तो सुनो। अरे भैया संजय राणा जी प्लीज, अब डेटा रखिए उसके। सारिका नहीं, सारिका जी बहुत देर से हाथ उठा रही है। नंबर का डेटा है जिसको आपको समझ नहीं आएगा, आप जाके गूगल खोलिए, पढ़िए। सारिका जी वो बताता है देश में कितने जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। अरे भैया पार्टी के पढ़ के लो, मोदी जी पढ़ना नहीं आता। सारिका पासवान को बोलने दीजिए प्लीज। सारिका बहुत विभाग बताइए। चलिए ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के बाद तुरंत ही फौरन लौटेंगे। सारिका पासवान हमारे साथ, राजद की प्रवक्ता, उनसे जवाब जाने, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सवालों के जवाब जानेंगे। कहा जा रहा है कर्नाटक के चुनाव के हार के बाद बीजेपी अग्रेसिवली काम कर रही है, लगातार टारगेट कर रही है तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर। हालांकि कई सारी चीजें, कई पक्ष हैं जो निकलकर अभी सामने आना बाकी है। पड़ताल करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, वापस चलेंगे। सबसे पहले राजद से हमारे साथ सारिका पासवान। सारिका, आप अपनी बात रखिए, आप हाथ उठा रही थी। साथ ही एक सवाल और कि अगर सबसे पहले बात रखिए उसके बाद मैं सवाल पूछती हूँ। जी बिल्कुल प्रीति जी, अभी मैं सुन रही थी कि हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपना आपा खो दिया और लगातार वो, देखिए राजनीतिक विशेषज्ञ महोदय से मैं पूछना चाहती हूँ, आपको रोजगार मिल गई है ना, या ना मिलने की बौखलाहट है जो आप आज करके इस तरीके से लो भैया इनको आवाज दे दीजिए, सारिका जी की आवाज दे दीजिए, आवाज मत बंद कीजिए। बात पूछना चाहती हूँ प्रीति जी आपके माध्यम से, कि पिछले जून महीने में आप अपना फ्रेम सीधा रखिए। सारिका जी फ्रेम सीधा रखिए, क्यों आप इधर उधर घुमा रही है, बोलते रहिए आप, आपको हाँ बोलिए। बिल्कुल टेक्निकल इश्यूज है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो ना हो। चलिए कोई नहीं, जवाब दीजिए, वो हमारी टीम देख लेगी। जवाब दीजिए, बोलिए क्या कह रही हैं आप। जी
मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ से भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनसे भी हाँ। कि पिछले साल जून के सारिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। आज जो यानी कि लगभग 1 साल हो गए, क्या ये आंकड़ों के अनुरूप ये बतला पाएंगे कि किन विभागों में और कितने लाख नौकरियां दे गई है? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से अभी तक लगभग 6,66,000 नौजवानों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ये आंकड़े अभी 2 लाख तक भी नहीं पहुंचे हैं। जबकि अगर रिक्तियों की मैं बात करूं तो लगभग 90,000 जो रिक्तियां हैं वो राजस्व विभाग में, 1,40,000 रिक्तियां जो है वो गृह विभाग में, 80,000 जो है वो डिफेंस में, लगभग 2 करोड़ नौकरियों की रिक्त है, अभी वैकेंसीज हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार मात्र 2 लाख लोगों को ही इस रोजगार मेले ठीक है, जल्दी से संजय राणा सवाल थोड़े छोटे कीजिएगा प्लीज। मैं तब सब सारे गेस्टों से अनुरोध है मेरा, सारे गेस्टों से अनुरोध है सवाल थोड़ा छोटा रखिए, समय बड़ा कम होता है, आप लोग समझिए। जल्दी से संजय राणा, उसके बाद फिर खेमचंद जी जल्दी से। 10 सेकंड में खत्म कर दे रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री ने 2 रोजगार योजनाओं के तहत तकरीबन 1,40,000 जो थे वो जॉब दे दी, मुझे बोलने 1,40,000 जॉब दी है। जो मैं आंकड़े आपको दिया हूं सारिका जी, वो आंकड़े नेशनल स्टैटिक इंस्टीट्यूट होता है, सारे डेटा उसमें होते हैं, किसको कहां पे कितनी जॉब मिली जाके पढ़ लीजिएगा, वहां से हम डेटा लेके आए। नहीं, डेटा मेरे पास है सर। अरे सर, वही मैं आपको नाम बता रहा हूँ, नेशनल स्टैटिक्स। मैडम, नेशनल समस्या, अरे समस्या क्या है? आपको तो ये नहीं पता है कि बिहार में सरकारी जॉब कितनी है और पेंशनर कितने हैं? बताइए सरकारी जॉब कितनी है? 3,10,000 सरकारी जॉब है और पेंशन लेने वाले 3,80,000 लोग हैं। आपको आपके प्रदेश के बारे में पता नहीं है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के बारे में क्या पता होगा? जब आंकड़े लेके बैठा करिए। खेमचंद शर्मा जी अपनी बात रखिए। चला नहीं रहा हूँ, आपको सही कर रहा हूँ। अरे आपके तो नेता 40,000 का मुर्गी का दाना खिलाते थे, 4 लाख में 150 करोड़ का बंगला खरीदते हैं। आप ही के नेता है ना, मेरे तो नेता नहीं है। यही समस्या है। कक्षा 10 पास। ठीक है, आराम से आप लोगों की जो आवाज है, आप लोगों की जो आवाज है वो जनता तक जानी भी चाहिए। दोनों एक साथ चिल्लाएंगे तो ना मैं समझ पाऊंगी ना ऑडियंस समझ पाएगी। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता। प्रीति जी, जो लोग छोटी जॉब 4th ग्रेड की जो जॉब होती है वो देने के लिए भी आज एनर्जी खेमचंद जी की बहुत कम लग रही है। खेमचंद जी, आप बीजेपी मतलब सीधा टारगेट कर रहे हो। प्रधानमंत्री खुल के बोल दिए कि बताइए रेड कार्ड लेके विपक्ष बैठा है, उसके बाद भी आज आप बोल नहीं पा रहे। एनर्जी नहीं, मेरा थोड़ा गला डाउन है। थोड़ा आवाज बढ़ाइए खेमचंद जी का, बोलिए। आवाज आप बढ़ा लो। मेरा कहने का नहीं ऐसा नहीं है, बोलिए खेमचंद जी। मेरा कहने का मतलब है, जो लोग 4th ग्रेड की जॉब देने के लिए भी पैसा लेते हैं, उनकी जमीन नाम करा लेते हैं, ऐसे लोगों को जॉब पे बात करने का कोई अधिकार नहीं। जो लोग चारा खा जाते हैं, जानवरों का चारा खा जाते हैं, जानवरों का भोजन तक खा जाते हैं, ऐसे लोगों को बोलने की कोई भी आप कहो कि उनको अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जो कहते हैं 10 लाख जॉब देंगे बिना किसी सोचे समझे, और एक जॉब भी अब पिछले 1 साल में नहीं दे पाते, ऐसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। सुन लो दीदी, आपको सुना है, आपको 2 बार सुना है, आपको दीदी 2 बार सुना है। चिल्ला नहीं पाएंगे खेमचंद जी, बोलने दीजिए उनको। आपको 2 बार सुना है। पहले सवाल पूछ ले फिर काउंटर। सारिका जी पहले सवाल सारिका जी 2 बार सुना है, 10 मिनट आप बोले। और सारिका जी थोड़ा पढ़ लिया करें। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा के अंतर्गत लोन दिया गया है। लोन का मतलब काम के लिए, काम धंधे के लिए। काम धंधे के लिए जब लोन देते हैं तो आदमी खुद भी एम्पावर होता है, 4 और लोगों को एम्पावर करता है। 40 करोड़ लोगों को मुद्रा के अंतर्गत लोन दिया गया। सुन लो पहले, अब अद्रिता यहाँ पे सो मत करो, या लालू की तरह यहाँ पे जंगल राज पैदा मत करो। ये नेशनल स्टूडियो है, यहाँ पे सुन लो। तुमको 10 मिनट सुना है, 10 मिनट सुना है। अनगल बातें करोगे लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, हम लोग डिपेंडेंट नहीं बनाते। आपकी तरह हम लोग देश को बर्बाद नहीं करते, सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करते। क्या आपको पता है यूपीए सरकार में जिस स्पीड से... एक सेकेंड रुक जाइए सारिका जी, एक सेकेंड। सारिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? सारिका जी आवाज
आवाज आपके भैया का वीडियो दिखा रहे हैं। आवाज प्रीति जी एक एक करके प्लीज आपकी बातों को जितने मेहमान बैठे हैं सब बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं, बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद आप टारगेट कीजिएगा, पहले वो बोल लें क्योंकि आवाज एक एक करके है तो ज्यादा बेहतर है। जल्दी से खेमचंद जी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी मैं। प्रीति जी, ये लोग समझ ही नहीं सकते क्योंकि ये लोग हमेशा से लोगों को दबाते आए हैं और दबाकर गरीबों के आधार पर गरीबों को बरगला के ये लोग सत्ता में बने रहे। लेकिन अब समय बदल गया है, लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, कम्युनिकेशन का टाइम है, वो हर चीज को स्क्रूटनी कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। वो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रही है, एम्पावरमेंट कर रही है, अपलिफ्टमेंट कर रही है और हम लोग एंटरप्रीनियर बना रहे हैं। साथ के साथ हम लोग किसानों को मजबूत कर रहे हैं, यूथ को मजबूत कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं और स्किल और ट्रेनिंग के माध्यम से। एक सवाल यहाँ खेमचंद जी आपसे है क्योंकि आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, बीजेपी पूरी जो बीजेपी है या फिर कांग्रेस आज की पार्टी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से आफ्टर कर्नाटका आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, उससे कहा जा रहा है कि ये कर्नाटका के बाद एक बड़ा झटका लगा बीजेपी को। अब 2024 ही सिर्फ बीजेपी को दिखाई पड़ रहा, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, आइदर सेंधमारी हो या फिर आप जैसा भी जो चीजें अभी चल रही हैं। 2024 के लिए हमें किसी भी सेंधमारी की जरूरत नहीं है। 2024 के लिए 9 वर्ष का हमारा जो कार्यकाल है वही बहुत है। 9 वर्ष के कार्यकाल पे हम बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और लोगों का जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है उस रिस्पांस के आधार पर मैं कह सकता हूं जितनी सीटें हमने 2019 में जीती थी उससे ज्यादा हम जीतेंगे क्योंकि लोगों को बेनिफिट पहुंचा है। सबको फ्री में वैक्सीन लगी है, गांव में, छोटे टाउन में आप जाएंगे सबको राशन मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है। जिनको साल में 8 महीने ही सिर्फ भोजन प्रॉपरली मिलता था, 4 महीने उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, आज वो स्थिति नहीं है। आज युवाओं को स्किल इंडिया के तहत उनको स्किल दिया जा रहा है, स्किल देने के बाद उनको बेटर जॉब मिल रही है, पहले से अच्छी जॉब मिल रही है। आज 4 गुना ज्यादा स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जब डेवलपमेंट होता है तो उसका इफेक्ट 10 टाइम होता है कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 10 लाख करोड़ रुपए का एक वायरल इफेक्ट इंडस्ट्री में आता है, इकोनॉमी में आता है। आज चारों ओर, और मैं आपको एक लास्ट बताता हूं, आज हमने $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी थी उसको $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया है। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अचीवमेंट है, ये सरकार की अचीवमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट है। ये लोग बिहार को पीछे ले जा रहे हैं, हम लोग देश को आगे ले जा रहे हैं, ये लोग समझ ही नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद्र जी, जो जितना आपने रटा था आपने बोल दिया। अरे आप रट भी नहीं सकते, आप रट भी नहीं सकते, रटेगा भी वो जिसके पास कुछ है। आपके पास कहने को ना कुछ है ना दिखाने को कुछ है, तो आप रटोगे क्या? आप सिर्फ कर सकते हो, डिस्टर्ब कर सकते हो, अनकल बातें कर सकते हो। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने 10 लाख जॉब प्रॉमिस दी, 10 लाख की जगह आपने 1000 जॉब भी अभी तक दी। आपने बिहार की इकोनॉमी को पिछले 1 साल में जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, आपने फिर से 10 साल पीछे बिहार को ढकेल दिया है। और आप ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो क्यों खराब होती जा रही है? आप ये बताइए, फिर से लोगों को उठाया क्यों जा रहा है, फिर से फरोख्ती क्यों मांगी जा रही है, फिर से फरोख्ती की जो इंडस्ट्री है बिहार में कैसे खड़ी हो गई? पकड़ के बाहर निकालेंगे तब समझ में आएगा। सरकारी कार्यक्रमों के मंचों पे बैठ करके प्रधानमंत्री जिस तरीके की ओछी हरकत और जिस तरह की ओछी बात बोलते हैं, हरकत करने वाले कौन है सब जानते हैं। जो बिहार में सत्ता में है वो ओछी हरकत कर रहे हैं, वो बिना सोचे समझे कोई भी। एक सेकेंड रत्नेश मिश्रा, एक सेकेंड, ठीक है रत्नेश कांग्रेस के प्रवक्ता, ठीक है विपक्षी एकता में, अरे कांग्रेस सूत्रधार है भाई, कांग्रेस सूत्रधार विपक्षी एकता की, उनसे सवाल जवाब। अभी लगातार पिछले कई दिनों से कांग्रेस ये कह रही थी तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ, क्योंकि आपने नीतीश कुमार सवाल मेरी बात के बाद पूछ लीजिए। अभी हमारे भाई साहब खेमचंद शर्मा जी ने बड़ी बड़ी बातें बता दी। मैं कुछ लाइनों के माध्यम से आपको बताऊंगा। अभी जब बोल रहे थे तो उसके पहले भी मैंने कुछ लिखा था, बाद में 2-3 लाइनें मैंने और लिखी हैं। इससे आपको देश की वर्तमान की स्थिति का पता चल जाएगा। युवा किसान, बेरोजगार महिला व्यवसायी हुए बेहाल, ऑस्ट्रेलिया में बैन हुए 7 राज्यों के लाल, कनाडा से बाहर हो गए 690 मेडिकल के नौनिहाल, चीन कह रहा है अरुणाचल पर चलेगी उसकी ढाल, और भाजपा कह रही है 9 साल बेमिसाल, मैं कहूं तो जनता की उतर रही खाल, दर रोज देश हो रहा बेहाल।
तो ये वाली स्थिति है। ठीक है, अब इसको अगर आप इस पंक्तियों please, के माध्यम से सवाल समझें, तो देश की सवाल वास्तविक स्थिति सवाल है। सवाल सवाल जी, बोलिए, बिल्कुल लगातार कई महीनों से विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि हम एकजुट हैं। कर्नाटक के बाद बूस्टअप मिला आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरीके से अब विपक्ष एक हो रहा है, उसके बाद 2024 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को तकरीबन 2024 में धूमिल करना आसान होगा। लेकिन एक तरफ है सपने देखना महागठबंधन की मजबूती का, वो अलग बात है, लेकिन जब हम रियलिटी में जाते हैं, जब हम राजनीतिक जब परिप्रेक्ष्य लगातार चेंज होते हैं, जब हम उस तरफ जाते हैं तो पता चलता है एक एक करके धीरे में कहती हूँ सेंध हमारी हो कोई बीमारी हो, लेकिन फिर भी पार्टी अगर है महागठबंधन की बात करती है और अगर इस तरह से पार्टियां छोड़कर जाने लगी तो कैसे 2024 में मुकाबला करेंगे बीजेपी जो कि काडर बेस्ड पार्टी है। देखिए प्रीति जी, 22 साल पहले 1998 के आसपास जब एनडीए का गठन हुआ था तो उसमें 29 दल थे। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इस युग के महामानव, जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से 17 से अधिक दलों ने एनडीए को छोड़ दिया। मैं कुछ दलों के नाम बता देता हूं। आरएलपी, जेजेएम, जेएसएस, पीएनपी, जेआरएस, केबीसी, शिवसेना, आजसू, अकाली दल, ये सारे उस समय बड़े दल हुआ करते थे जो एनडीए में शामिल थे। ये सारे दल 2014 के मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद छोड़ के चले गए। इसमें एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी एनडीए को लीड करते हैं, इतने सारे दल छोड़ के जा रहे हैं, तो इसको आप कौन सा करिश्मा कहेंगे भैया? ये कौन सा करिश्मा जो अपने लोगों को कहता है भैया भाग जाओ हमको छोड़ के? मतलब आपके यहाँ से प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 17 दल चले गए, आप बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ एक छोटा सा दल चला गया तो हम कमजोर हो गए। इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने। वो भी दिन की भरी दोपहरी, मई जून की भरी दोपहरी देखना, ये भाजपा देखना बंद कर दे। इतने अगर आपको जीतना है तो जनता के बीच जाइए। अभी ये कहेंगे हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। प्रीति जी, बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत उन व्यक्तियों को राशन दिया, फ्री में दिया जाता था जिनके पास जीविकोपार्जन का साधन नहीं होता था, और 2014 के पहले वो 33 करोड़ थे। आज भारतीय जनता पार्टी छाती पीट के गर्व से कह रही है कि वो 80 करोड़, 55 करोड़ लोगों को बेरोजगार और क्या कहते हैं गरीब बना दिया, और ये देश का विकास कर रहे हैं। अरे विनाश कर रहे हैं आप विनाश कर रहे हैं। देश की जनता इसको समझ रही है। जाइए और लोगों के बीच जाके काम करिए, नहीं तो 2024 में मोदी का चेहरा वाला नहीं चलने वाला। रत्नेश जी, मोदी का शो खत्म हो चुका है। रत्नेश जी, उसकी फिल्म, मोदी जी की फिल्म खत्म हो चुकी है। अब अपनी फिल्म बनाइए, ठीक है, अब सुन लीजिए रत्नेश जी, सुन लीजिए। मोदी नाम की आपने अच्छा बोला है, सुन लीजिए। 2014 से उस फिल्म की एंडिंग हो चुकी है। अब सुन लीजिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। आपको क्या याद है, 60,000 करोड़ से ज्यादा का अनाज गोदाउन में सड़ जाता था, बेकार हो जाता था, चोरी हो जाती थी। कोर्ट ने भी बोला आपको, तो आप क्या कहते थे? साधन नहीं है हमारा। कोर्ट ने बोला कि ये खराब हो रहा है, आप गरीबों को बांट दो। नहीं, हमारे पास साधन नहीं है, हम बांट ही नहीं सकते। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसको खराब होने से रोका है और वहां पहुंचाने की कोशिश की है जहां पे जरूरत है। 80 करोड़ लोग एलिजिबल हैं और वो जब चाहे ले सकते हैं। अगर ना बीपीएल नहीं है, अरे यार पढ़ लो भाई, बीपीएल अलग है, 80 करोड़ को जो दिया जा रहा है वो अलग है। ये 80 करोड़ में बीपीएल नहीं है, फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत सीधा सीधा दिया जा रहा है। सुन लो, आप अनगल बातें ना करो, वो अलग चीज है। फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत जो पहले बीपीएल को दिया जा रहा था वो आज भी है। 80 करोड़ लोग एलिजिबल हैं। और मैं आपको बताऊं कि फ्री राशन का ना सिर्फ खुद के भोजन के लिए, किसान की भैंस और गाय को खिलाने के लिए हो रहा है। जो किसान का जो इनपुट है उससे कम हो रहा है। आप गांव में जाइए, जो किसान दूध का धंधा करता है, भैंसे पालता है, गाय पालता है, उसका इनपुट कम हो रहा है। हमारा देश छोड़कर जाए तो इंडिया कमजोर नहीं होती। बर्बाद नहीं हो रहा है, वो शराब के व्यापारियों के पास नहीं जा रहा है, महागठबंधन से अगर गठबंधन में रही पार्टियां छोड़कर जाएं तो कमजोर हो रही है। किस तरह की राजनीति? ये मोदी जी का चमत्कार है। जब हम गठबंधन की बात करते तो हमारी भी मित्र बोल रही थी कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो विपक्षी एक तरह, भैया आरजेडी का वोटर गया था क्या वोट डालने के लिए? वो तो कांग्रेस की विजय थी, आप क्यों इतना परेशान हो रही है? तो आपको परेशान होने की जरूरत। जहां तक बात हो रही विपक्षी एकता की, बिल्कुल सबको अधिकार है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपना दल बल बढ़ाने के लिए। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे 17 पार्टियां छोड़ के चले गई है। भैया मित्र थोड़ा सा पढ़ लिया करो, बहुत अच्छे वक्ता हो। अरे सुन तो सुनिए तो भैया पीसीआर जरा ये मेरे पास
किस राज्य में किस घटक ने कब एनडीए छोड़ा? 1999 अरे वो हमारे पास है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बिहार की पार्टी रत्नेश जी बोलने दीजिए। 2002 है में हमारे नेशनल पास। कॉन्फ्रेंस ने छोड़ा, जम्मू कश्मीर है की हमारे पार्टी पास, थी, बोलने दीजिए, 2003 बोलने दीजिए में संजय समता राणा पार्टी ने छोड़ा, को। समय बिहार की निकल पार्टी। जाएगा, बोलने दीजिए, है हमारे पास डिटेल। चलिए बोलिए संजय राणा जी। देखिए ऐसा है, ये देखिए प्रीति जी, थोड़ा सा प्रीति जी, रत्नेश जी कर कह रहे ना, ये पिंकू जो है, ये बेरोजगार पार्टी के पिंकू है। तो पिंकू का आता जाता कुछ नहीं है भैया। 17 पार्टी थी 2000। अरे पिंकू शांत हो जा, सुन ले, अरे शांत हो जा। ये बताइए 1980 से बता देते। अरे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, इम्पोर्टेंट तुम्हारे नेता भी मोदी का नाम प्राइम मिनिस्टर मोदी टीवी बैठ कर बोल रहे हैं। 2014 में जितने नंबर थे ज्यादा नंबर आज है। अरे पार्टी का नाम बता रहा हूँ, एनडीए की ताकत बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? आज लोकसभा में इसमें हमारे पहले से ज्यादा है लगातार। पार्टी का नाम बोलने दीजिए, बोलने दीजिए संजय भारतीय राणा जनता पार्टी मुख्य पार्टी थी, ऑल इंडिया अन्ना प्रमुख थी, जनता दल थी, उनके बता रहा हूं जो 19 में थे, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल था, जनता दल और शिरोमणि अकाली दल इस समय हट गए। लोक जनशक्ति पार्टी, भारत धर्म सेना पार्टी, अरे भाई साहब मैं नाम बता रहा हूँ, आपको सारा नाम भी नहीं पता। केपीसी, जेआरएस, पीएनपी, जेएसएस, आरएलएसपी, पीडीपी, टीडीपी, स्वाभिमानी पार्टी, एनडीए पहले से मजबूत है। आज हमारे पास नेता अरे रत्नेश जी रुक जाइए, हमारे काम को अच्छा रत्नेश जी, रत्नेश जी आज हर जगह हमारी सरकार रत्नेश जी अब इसके बाद भी अगर मोदी जी की गुलामी से नहीं बाहर निकल पा रहा है, ये देखिए देश में यही बोलते हैं इंसान का मूर्ख होना, मूर्खता से भरा हुआ इंसान मूर्ख होना। ये बता लीजिए इन आदमी को नहीं पता समता पार्टी कब बनी हुई थी? भैया मोदी जी के जमाने में समता पार्टी थी। अरे भैया पिंकू शांत हो जाओ, अगर पिंकू शांत हो जाओ, इतनी कम है, नहीं आपकी बुद्धि इतनी कम है तो उसमें मैं देखिए ऐसा है ना, देखो भैया मैं तो आपकी कम पानी का हूँ नहीं, ना माही राहुल की मैं तीनों नहीं लिया। अमित शाह से मुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं राहुल गांधी की तरफ फर्जी ऑक्सफोर्ड की डिग्री नहीं लेकर बोलने दीजिए और इतना हल्ला करेंगे नहीं, ना ही कक्षा आवाज नहीं जाएगी। उनका टाइम 1 सेकेंड। रत्नेश जी प्लीज, रत्नेश जी प्लीज बोले दीजिए। पिंकू जी अरे भैया नहीं नहीं संजय राणा प्लीज। मोदी के नाम सारिका जी, रत्नेश जी प्लीज, रत्नेश जी ये डिबेट है, इस देश में प्रीति चौहान भी है, बहुत सारे डिबेट है रत्नेश जी डिबेट है। भाषण 1 सेकेंड, अरे भाषण थोड़े चल रहा है, बोले जा रहे डिबेट का डेकोरम होता है यार। आप पार्टी का एजेंडा लेकर के बोले जाएंगे, सामने वाले को बोलने नहीं देंगे। डिबेट है, उनको भी बोलने के लिए हमने बुलाया है। बोलेंगे तो भी सुनते आप आराम से सुनिए तो सही। उन्होंने भी तो आपको पेशेंस के साथ सुना है। एक सेकंड संजय जी, उन्होंने भी तो आपको पेशेंस के साथ सुना है ना। तमाम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, जब आप कह रहे थे सारे लोग यहाँ शांति से आपको सुन रहे हैं। ये तो कोई डिबेट का डेकोरम ही नहीं हुआ। दूसरे लोग बोल रहे तो आप हमारे जितने ऑडियंस उनको वो सुन भी नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। मैडम बोलने दीजिए उनका प्लीज, जवाब ऐसे नहीं दिया जाता है। सीख लो जवाब कैसे देना है। संजय राणा जी प्लीज, अरे आप सीखिए जाके भाई जवाब संजय राणा जी जवाब दीजिए, जवाब इस दीजिए। इंसान को यही नहीं पता है समता पार्टी कब बनी थी। अरे भैया 1980 से गिनाना चालू कर दो ना पार्टियों के नाम, अभी क्यों गिना रहे हो? 80 से गिनाओ। अच्छा तुम्हारे पास 80 से नाम। अच्छा भाजपा बनी थी, प्लीज प्लीज। अच्छा इतना बता दो भाजपा का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? भाई साहब रत्नेश अच्छे मिश्रा, बताओ, रत्नेश तुम्हारे मिश्रा, पार्टी संजय राणा था। संजय राणा ये जी। बताओ तुम्हारे कांग्रेस पार्टी का अंग्रेज दोस्त था कि नहीं था? अध्यक्ष था भारतीय और तुम्हारी आज भी अध्यक्ष अंग्रेज है। सोनिया गांधी अंग्रेज है, कल भी गुलामी करते थे, आज भी गुलामी कर रहे हो। गुलामी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इन तीनों मानियों का गुलामी करो। गुलामी करते हैं अंग्रेजों की। भाई ये बताओ बीजेपी का प्रवक्ता जो तुम्हारे संजय राणा जी प्लीज, तीनों मानियों के संजय राणा जी प्लीज प्लीज प्लीज। सारिका जी ठीक है। अरे गुलामी तुम्हारे जन में काम है ना, सावरकर 1941 अरे अंग्रेज के गुलाम अंग्रेजी करोगे।
गुलामी कर रहे हो। रत्नेश जी और भी मेहमान हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, अरे अंग्रेजों को किसने लड़ा था? गलत बात है। और भी मेहमान हैं, और भी मेहमान हैं, और भी मेहमान हैं। करना पड़ेगा, माइंड अप करना पड़ेगा, माइंड अप करना पड़ेगा, माइंड अप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, मैं बाइंड अप कर दूंगी शो, प्लीज। मैं बाइंड अप कर दूंगी शो, मैं बाइंड अप कर दूंगी शो। एक सेकेंड प्लीज। सारिका जी, एक एक करके जिस तरीके से पार्टी से लोग अलग हो रहे हैं महागठबंधन से, ऐसे महागठबंधन में लास्ट में कौन बचेगा? अगर एक एक करके छोड़कर जाएंगे, बीजेपी से 2024 में कौन लड़ेगा? देखिए प्रीति जी, कौन पार्टी छोड़ करके किधर जाएगा नहीं जाएगा इन विषयों पे मुझे लगता है कि हमें तो कम से कम चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि 2024 की लड़ाई इनके लिए बहुत कठिन होने जाने वाली है, क्योंकि जितने भी इनके जो कहते हैं कि स्पेशल वेपन्स थे धर्म और जात की या अन्य मुद्दों की, इन्होंने सब खेल लिए। अब इनके पास कोई हथियार बचा नहीं है जो ये लेकर के जाएंगे। तो अब ये सेंधमारी करके लोगों को बुलाएं अपने दलों में, ये करे इस कूटनीतिज्ञता की स्वतंत्रता इनको है, ये करते रहे। एजेंडे के बाद पे मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का ना कल एजेंडा था, ना आज है और ना ही आने वाले समय में होगा। मैं अपने राजनीतिक विशेषज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं यहाँ, इनसे पूछना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति देश में कौन से समय में हुई? क्या ये बतला सकेंगे आजादी के बाद हुई या आजादी के पहले हुई? ये बता दे देश को, आपके मार्फत देश भी जान लेगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कब आया देश में हमारे। दूसरी बात, ये वही लोग हैं जो बार बार झूठ बोल करके, जुमलेबाजी करके, इनके ही हम तो हमारे दो की सरकार जो है, उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि जुमलेबाजी ये हर चुनाव के समय में कुछ ना कुछ लाकर सामने खड़ा कर देते हैं, और ये जुमलेबाजी के बल पे आज तक ये चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब इनका जुमले वाला कोई हथियार काम नहीं आने वाला है प्रीति जी 2024 में, क्योंकि ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। समय हमारे पास बहुत कम है, समय हमारे पास बहुत कम है। फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। फाइनल कमेंट दिखा दे खेमचंद शर्मा जी, फाइनल देखिए, कमेंट। ये समय अनर्गल बहुत बातें करते हैं, उनको शर्म नहीं आती। 4th क्लास की जो जॉब है उसके लिए भी ये जमीन नाम करा लेते हैं, खेत नाम करा लेते हैं, घर नाम करा लेते हैं। वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंटरव्यू खत्म कर दिया। 4th क्लास की जॉब होती है, छोटी जॉब होती है, उसके लिए इंटरव्यू नहीं होना चाहिए ताकि मैनिपुलेशन ना हो। सीधा सीधा जो टेस्ट है, टेस्ट या रैंकिंग के बाद मेरिट के हिसाब से वहां पे पोस्टिंग होनी चाहिए। वहीं बिहार में फिर से 15 साल पीछे धकेला जा रहा है। आप पैसे दो और आपकी पोस्टिंग होगी, आप जमीन नाम करो आपको जॉब मिलेगी। इनका जीवन धिक्कार है। जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं। जिस समाज के आधार पे ये वहां पे राजनीति कर रहे हैं, यादवों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने यादवों को भी नहीं बख्शा, उन गरीब यादवों से भी इन्होंने जमीन नाम करा ली, उनका घर नाम करा लिया, खेत नाम करा लिया। इनका धिक्कार है। छोटा रखिए जवाब हमारे साथ जितने मेहमान है। खेमचंद शर्मा जी आपने बोलिए, उसके बाद संजय राणा जी बोलिए। देखिए, मैं लालू प्रसाद यादव जी जो 1970 में इनके पास साइकिल थी, आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई? भैया, इनके बेटे तो कक्षा 10 पास है, इनको तो नौकरी चपरासी की नहीं लगेगी। उनके पास इतना पैसा कहां से आ गया? फाइनल कमेंट सब देखना पड़ेगा, सब जानने का बहुत जरूरी है कि इनके पास पैसे कहां से। जहां तक बात आ रही 2024 का, 2024 में सबको पता चल जाएगा कि ये भानुमति का जो कुनबा बना रहे हैं, जो बेरोजगार नेता, कुछ बेरोजगार हो चुके हैं, जो कुछ बेरोजगार होने वाले हैं, वो भानुमति का कुनबा कितने दिन बचा पाते हैं? 2024 रत्नेश फाइनल कमेंट। छोटा कमेंट 2 लाइनों का है। बजरंग बली अपनी गदा चला रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 में विपक्षी आ रहे हैं। ठीक है, सारिका फाइनल कमेंट। सारिका फाइनल कमेंट। प्रीति जी, तमाम विपक्षी दलों की एकता को देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में खलबली मची हुई है। इस खलबली के देखिए ये परिणाम है कि इस तरह के जो उटपटांग बयानबाजी जो इनके द्वारा दिया जा रहा है, वो डर और वो दहशत का प्रमाण है। ये जान रहे हैं कि 2024 में सत्ता इनसे बहुत दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए और
जिस तरीके से आपने देखा बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से बदल रही है, साथ ही केंद्र सरकार भी लगातार अब महागठबंधन विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों ले रहा है। 2024 साथ ही विधानसभा चुनाव, ऐसे में कैसे नैया पार लगेगी तमाम पार्टियों की, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर नजर रहेगी हमारी और देखते रहिए आप इंडिया का सवाल मेरे साथ। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए।